बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, इट डज़न्ट कॉस्ट यू एनीथिंग। इस तरह मेरा टाइम बच जाएगा ताकि डायरेक्टली आपको मेरा वीडियो पहुँच जाए। तो जनाब, जो कल परसों मैंने 2 वीडियो किए हैं, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सवाल भी किए गए हैं, कमेंट्स भी आए हैं। आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग व्हाट यू से। देन ऑफ कोर्स आपको भी पूरा राइट है कि मुझसे डिसएग्री करें, प्लीज़ गिव मी द सेम राइट एज़ वेल। अच्छा, तो मैं बात आज ये करना चाहता हूँ, अगेन टॉपिक मेरा होगा आज़ाद कश्मीर के बारे में ही, और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, और कुछ जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो सोचते हैं जिस तरीके से उनकी बातचीत होती है। अगेन मसला ये है कि कम इल्म होना कोई जुर्म नहीं है, या कम तालीम याफ्ता होना भी जुर्म नहीं है। लेकिन कम इल्म होने के बाद या कम तालीम याफ्ता होने के बाद एक आदमी ज़िद हो के नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, ये शायद अगर जुर्म ना हो तो कम से कम ठीक नहीं लगेगा। तो मैं जो करीबी मस्जिद में जाता हूँ जहाँ पर लोग हैं, बहुत से लोग जानते हैं, मैं तो अक्सर जाता हूँ, नमाज़ पढ़ कर वापस आ जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, और कुछ को मैं जानता हूँ कि वो इमरान खान के, जिसको कहते हैं ना कि डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं। तो उनसे भी अलग-थलग हो जाती है, तो काफ़ी अरसे से मैंने बहस करना छोड़ दिया है। लेकिन पिछले दिनों जब मैं गया तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुछ दोस्त मिलके, जो सारे माशाल्लाह उस एज ग्रुप में हैं कि जिनको ये नहीं कहा जा सकता कि दे कैन लर्न एनीथिंग न्यू। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो यानी सोशल मीडिया से मुतासिर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है वो। कभी हो सकता है कोई वीडियो, ऑडियो आ गई तो सुन लेते होंगे। तो मैंने उनसे माज़रत की, लेकिन वो कह रहे हैं, नहीं, वो खान साहब कह रहे हैं, वो लगे जी आ जाइए, अंदर आ जाएँ तो बैठ जाते। तो वो नमाज़ के बाद नीचे जगह है, वहाँ पर बैठकर कोई गपशप लगाते हैं, या दिल पशोरी करते हैं, या एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। ज़ाहिर है कि वो वन साइडेड उनका प्रोपेगेंडा होता है। तो मैंने कहा, जी मैं आपकी बातें सुनूँगा, आप जो बात करना चाहते हैं तो वो करें। तो पहला सवाल उन्होंने मुझे कर दिया, नहीं, नहीं आप बताएँ। तो वो कहने लगे कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? मैंने कहा, भई पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि पाकिस्तान बना क्यों था? यानी आप लोगों को बताया गया, हमें बताया गया कि ये इस्लाम की खिदमत के लिए बनाया गया था। तो ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए बनाया गया था। तो मैंने कहा, बनाया किसने था? ब्रिटिश ने। तो आप ये समझते हैं कि ब्रिटिश के दिल में इस्लाम की मोहब्बत जाग पड़ी है और ये मुसलमानों का वेलफेयर आ गया है। जबकि बहुत सी जो जंगें हमारी मुसलमानों की हुई हैं, ज़्यादातर जंगें हुई हैं ईसाइयों के खिलाफ हुई हैं, मुसलमानों की। तो ये तो आप अगर समझ जाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये डिवाइड करने के लिए किया गया था। ये डिवाइड करने के लिए किया गया था अ, मुसलमानों को। और जिन्ना साहब उसमें जो है ना इस्तेमाल हुए, और बहुत से लोग जो हैं उसमें इस्तेमाल हुए। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि फ़र्ज़ कीजिए, 1 मिनट के लिए मान लें कि 15 अगस्त जब ब्रिटिश राज खत्म हो गया और पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ, बेसिकली वो उसकी पैदाइश हुई, वो नया मुल्क जो है बना। तो जिन्ना साहब पूरे उसके इंचार्ज थे, कंट्रोल में थे हर चीज़ के, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने बात करे। तो किसने जिन्ना साहब को मना किया था कि वो इस्लामी शरिया का नफ़ाज़ ना करें? और फ़र्ज़ किया उनको इस्लाम के बारे में खुद नहीं पता था, जैसे कि नहीं पता था उनको। ही न्यू वेरी, वेरी, वेरी लिटिल अबाउट इस्लाम। अच्छा, तो उनको एक टास्क दिया गया, उन्होंने मुकम्मल किया। तो मैंने कहा, भई अगर वो खुद नहीं जानते थे तो वो किसी इस्लामिक स्कॉलर को, किसी मुफ्ती को बुलाकर पूछ सकते थे, भई लुक भई आई वांट टू इम्प्लीमेंट इस्लामिक शरिया, तो बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है? तो मैंने कहा, भई ऐसे वज़ीर कानून जो है वो पाकिस्तान का पहला कोई बड़ा स्कॉलर होना चाहिए था। जिन्ना साहब ने वज़ीर कानून कौन बनाया? एक हिंदू को। तो पहले तो वो थोड़े से चौंक के, कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा, गूगल करके चेक कर लें। कोई पहला जो वज़ीर कानून था पाकिस्तान का, वो एक हिंदू था। तो ज़ाहिर है इसी से पता लग गया था कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के लिए नहीं बना, इस्लामी शरिया के लिए नहीं बना, मुसलमानों को तकवीत देने के लिए नहीं बना। तो फिर आगे थोड़ी-सी बातें हो रही। तो फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो स्पेशली जो इस वक़्त आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में मुज़ाहरे हो रहे थे। मैंने उनको कहा कि देखिए भई, पाकिस्तान की नाइंसाफ़ियों की वज़ह से जो कुछ हो रहा है। मैंने उसको थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया। सवाल वो करते गए तो मैं जवाब देता गया। मैंने कहा, भी देखिए इसी तरीके से हमारा इस वक़्त मुतालबा ये है कि पाकिस्तानी लोगों का मुतालबा ये है, मेरा मुतालबा तो शायद इससे आगे है बहुत। तो मैंने कहा, भी लोग कहते हैं कि हमारी जो कंज़म्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की इन सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर इज़ 350 मेगावाट।
تو لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم 350 میگا واٹ ہمیں دے دیں تاکہ ہم تو اپنی ہمیں مصیبت نہ پڑے بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے لوگوں کو. تو باقی جو ہے نا وی پروڈیوس اراؤنڈ 3500 ایٹ پریزنٹ. تو میں نے ان کو کہا, وہ کہتے جی ایک منگلا تو نہیں تیرا پروڈیوس کرتا. میں نے کہا کہ اور بھی ہیں. میں نے نیلم جیلم کا کہا, میں نے کہا نیلم جیلم بھی بنا ہوا ہے, اور بھی بہت سے پروجیکٹس بنے ہوئے ہمارے. تو پھر ایک صاحب بولے جن کو ماشاءاللہ مجھے پتا کہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, میں احترام کرتا ہوں ان کا, ملتے جلتے رہتے ہیں, تو کہتے ہیں جی وہ تو نیلم جیلم تو ابھی کاغذوں پر ہے, آپ کیسے کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بن چکا ہے. تو میں نے کہا جی بن چکا ہے. تو پھر جو خان صاحب جو مجھے لے کر گئے تھے, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کاغذوں میں بنایا ہوگا تو وہ اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں, یعنی تمسکر ڈال رہے ہیں. اپنی میرا نہیں مسکر ڈال رہے, اپنی جہالت کا مسکر ڈال رہے ہیں. وہ کتنے سالوں سے آپریشنل ہے نیلم جیلم, اور کتنے یہ بھی ہے کہ اس کے مکمل ہونے سے پہلے تک پاکستان زبردستی ایوری ہاؤس ہولڈ سے 20 روپیز پر منتھ یوز چارج کرتا رہا. بجلی پیدا ہو رہی ہے, وہ پاکستان استعمال کر رہا ہے. ایوری ایکسپیکٹ آف اس کے جو فائدے ہیں وہ سارے پاکستان کو مل رہے ہیں. جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں, وہ جو پرابلمس ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں, اور لیکن پیسے بھی چارج ہمیں کیے گئے. تو اب کس آدمی کو اگر نہیں پتا تو میں نے کہا بھی چیک کر لیں, خود بھی آپ کو چیک کر لیں کہ اس کو بنے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے لیول کے یا اس تھنکنگ کے لوگوں سے جب واسطہ پڑتا ہے, اور وہ یہ بھی کہتے سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں, تو میں نے تھوڑی دیر بعد میں نے کہا یار آپ اپنا کام کریں. کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے, کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں کہ میں تو کبھی بھی عمران خان کا مائتی نہیں رہا, اینڈ آئی ڈونٹ فیل اینی شیم فار دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اینی تھنگ آئی ایم پراؤڈ دیٹ. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ عمران ول بی ڈیزاسٹرس فار پاکستان. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک بات بہت پہلے میں نے کہی تھی, میں نے کہا بھائی یہ جو لوگ ہیں 3 برٹش ایجوکیٹڈ پیپل ان اے کیمپ, ایک جو تھا جس کا نام تھا محمد علی جناح, اور his task was to divide India. United India was not in the interest of Britain and the West. So he did his job perfectly well, and he divided Muslims, he divided India, and also created and generated intolerance and disturbance or religious hatred, and which continues to haunt us. اس کی وجہ سے آج کل بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پہلے سارے کے سارے اکٹھے رہ رہے تھے ایز انڈینس, یا ہم جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ تھے, ہم جموں کشمیر کے لوگ تھے, تو یا ریاستوں کے لوگ تھے, لیکن سارے کے سارے انڈین تھے, ایک ایسے اس کانٹیننٹ میں رہتے تھے. تو اتنے نفرتیں نہیں تھیں. یہ نفرتیں اس وقت جناح صاحب کی, تھینکس ٹو جناح صاحب اینڈ ہز کولیگس, یہ نفرتیں جنریٹ کی گئیں, وچ آر اسٹل اب جو اس کی وجہ سے ہماری لوگوں میں پرابلمز آ رہی ہیں آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر, ایل او سی اور بارڈر, انٹرنیشنل بارڈر. تو میں نے کہا ایک تو کام نے کیا. دوسرا ایجوکیٹڈ آدمی آیا تھا اس طرف, ذوالفقار علی بھٹو, اور اس کا بھی رول جو تھا, کچھ اچھے کام بھی اس نے کیے فار پاکستان, یعنی کانسٹیٹیوشن دیا, نیوکلیر پروگرام شروع کیا, کچھ ڈیموکریٹک رائٹس دیے وغیرہ وغیرہ. تو لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ he refused to accept the mandate of the people in جو الیکشن ہوئے تھے 1970 میں. تو اس کے بعد انہوں نے بھی he played his role to ensure that Pakistan doesn't stay united. تو اس نے بھی ایک رول اپنا ادا کر دیا تھا. تو میں نے کہا کہ تیسرا اب جو آدمی آیا, یہ بہت پہلے میں نے کہا تھا, یعنی اس وقت عمران خان ابھی پرائم منسٹر نہیں بنا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ اب تیسرا آدمی آ رہا جو یہ بھی کوئی نہ کوئی گلو کھلائے گا, یہ بھی پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. انہیں ہی ڈیڈ دیٹ. تو میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے. دے آر ناٹ ہیئر ٹو سرو پیپل, اینڈ دے آر ناٹ شیورلی دے آر ناٹ ہیئر ٹو سرو اسلام. اگر ہماری اس بیجے میں بات نہیں بیٹھ تو میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کام ہے یہ بتانا. اس کے ساتھ ہی میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے ایک اور دوست ہیں ہمارے, ان کے بیٹے ہیں, عزیز ہیں, تو ان کے گھر میں ہم گئے, میں اور ایک میرے دوست ہیں پاکستانی. تو پھر عمران خان کا ذکر تو آ جاتا ہے. جب ان کو بتانے کی کوشش کی تو وہ ان کو یہ ہے بھی, وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, سمجھدار ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی میں تو پاکستانی ہوں. میں نے کہا بھی پاکستان کا آئین آپ کو نہیں کہتا کہ آپ پاکستانی ہیں. جی میں آئین کو نہیں مانتا. اگر نہیں مانتا تو وہی, اگر پاکستان کا آئین مجھے پاکستانی نہیں مانتا تو میں اس آئین کو نہیں مانتا. میں نے کہا پاکستان کی سپریم کورٹ بھی آپ کو نہیں مانتی کہ آپ پاکستانی ہیں. اور جی ٹھیک ہے, میں اس کو بھی نہیں مانتا, یعنی نہ قانون کو مانتا ہوں نہ آئین کو مانتا ہوں, لیکن میں پاکستانی ہوں. میں نے کہا بھی اگر پاکستانی ہے تو کہتا کشمیر, آزاد کشمیر اور پاکستان ایک ہی ہیں. میں نے کہا بھی ایک ملک میں 2 سپریم کورٹ نہیں ہوتے, 2 وزیر اعظم یا 2 صدر نہیں ہوتے. جی چھوڑے, یہ باتیں ہو رہے ہیں. اب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا بحث کی جائے. بات یہی ہوتی ہے کہ یا قریبی جو دیوار ہے پاؤں پر ٹکر ماری جائے, یا خدا حافظ کر کے چلایا جائے.
So this is the kind of people Pakistan has prepared through their educational system, through their propaganda. इसके साथ ही मुझे एक सवाल आया था जिसका मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। मेरी यानी आपको पता होगा कि महाराजा के खिलाफ जो जब इन अक्टूबर इनफैक्ट अक्टूबर से पहले 47 में यानी 40 सितंबर के लगभग अगस्त के सब लगभग शुरू कर दी गई थी कैंपेन अगेंस्ट महाराजा ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स एंड सम अदर टैक्सेस इश्यूज भी थे। महंगाई का मसला भी था, लेकिन एक वो सारे के सारा मेनली पाकिस्तानी कंट्रोल एंड प्रमोटेड एजेंडा था। तो मैंने उसमें ये कहा कि उसको तो लोगों ने कहा जी ये पुंछ रिबेलियन हो गई है, यहाँ से शुरू हुई थी। तो उसको बेसिकली महाराजा के खिलाफ पुंछ रिबेलियन कहा जाता था। फिर मैंने कुछ तहकीक की तो मैंने जो किताब लिखी उसका नाम था पुंछ रिबेलियन अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बारे में जब मैंने कहा साथ में ये कहा विद एविडेंस के इन सबसे पहली जो सरेंडर होती है पाकिस्तान आर्मी की वो मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं होती। सबसे पहली जो होती है वो पुंछ में होती है, आज़ाद कश्मीर में। और फिर मैंने जब ये बात की और वैसे प्रोग्रामों में भी कई बार कहा, तो कुछ लोगों ने कहा भई इसके बारे में मज़ीद बात करें। तो उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जब इस वक़्त पाकिस्तान की या उस वक़्त 1950s में पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जो है ना एहतजाज शुरू हुआ और वो लोग जो पाकिस्तान के आलाकार बने थे विद रिगार्ड टू जम्मू कश्मीर, वही लोग पाकिस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। और जब लोकल पुलिस जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम हो गई, तो पुलिस की मदद के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को बुलाया गया। तो वही उसकी क़यादत जो थी ना वो कर रहे थे डिवीज़न कमांडर जो थे मेजर जनरल एनएमए रज़ाक कर रहे थे उसकी। लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर दोनों मसलह ग्रुप्स में लड़ाई होती रही और एक मकाम पर सुल्तान सरदार अमीर मोहम्मद खान की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज को घेर लिया गया और उसके जो जिस फ़ौज को घेरा था उसमें उसकी कमांड कर रहे थे मेजर उस्मानी। मेजर उस्मानी जो है ना थोड़ी-सी स्ट्रगल के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए, वो अपने साथियों समेत। बड़े बाइज़्ज़त तरीके से हथियार डाले थे उन्होंने, ठीक है? और जब वो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आई तो यार वो कहने लगे यार यहाँ के लोग जो हैं, सिर्फ़ ये नहीं कि लोग ही हमारे खिलाफ हैं, यहाँ की तो जो झाड़ियाँ हैं उनको कोई फंस के या कोई ऐसी जगह थी इश्यूज़ में फंस के वो कहते हैं, यहाँ की तो झाड़ियाँ भी हमारे खिलाफ हैं, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? अच्छा तो फिर ये हुआ कि जब वो सरेंडर हो गए तो फिर एक तवील जो है मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ बिटवीन आज़ाद कश्मीरीज़ एंड पाकिस्तान और एक माहदे के तहत इन लोगों को रिहा कर दिया गया। तो फिर जो वायदे किए गए थे लोगों के साथ पाकिस्तान ने अगेन वंस अगेन उनके खिलाफ उनकी वायदा खिलाफी की, माहदे को पूरा नहीं किया। तो ये पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया था। 22 अक्टूबर को भी जब उन्होंने हमला किया था आज़ाद कश्मीर पर या जम्मू कश्मीर पर, आज़ाद कश्मीर तो नहीं था उस वक़्त, जम्मू कश्मीर कश्मीर पर हमला किया था, तो वो भी माहदे की खिलाफ वर्ज़ी करते हुए किया गया था। यानी माहदा कायमा जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, वो महाराजा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान ने उसकी भी खिलाफ वर्ज़ी की थी और जो माहदा मेजर उस्मानी की रिहाई के लिए किया गया था, उसकी भी खिलाफ वर्ज़ी की गई थी। उनके साथ तो उनको तो रिहा कर दिया गया लेकिन जिन लोगों ने पकड़ा था और इवन जो उस वक़्त के रिटायर्ड लोग थे आज़ाद कश्मीर के, उनकी पेंशन तक बंद कर दी गई थी, ठीक है? बेचारे इबरतनाक बनाए उनको अंजाम दिया गया था। मेजर उस्मानी का मैं मज़ीद बताता हूँ कि उनका ताल्लुक चिटागंग से था मशरक़ी पाकिस्तान से। वो कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए और जब मग़रबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला किया, शायद इस पर भी कुछ पाकिस्तानी इतराज़ करेंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ज़ाहिर है कि उस वक़्त एक मग़रबी पाकिस्तान था, एक मशरक़ी पाकिस्तान था। और मग़रबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला किया था बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न जो अभी मैंने थोड़ा-सा बयान किया कि उनके जो मैंडेट को कबूल नहीं किया गया था, फिर ज़ाहिर है कि सिविल वॉर्स की सूरत बन गई। तो उस वक़्त जो मुक्ति बाहिनी बनी थी अ, उसके कमांडर जो थे मुक्ति बाहिनी के कमांडर इन चीफ वो यही मेजर उस्मानी थे। उस वक़्त कर्नल क्योंकि ओहदे से रिटायर हुए थे, तो कर्नल उस्मानी जो हैं वो उसके कमांडर इन चीफ बने थे और बाद जब बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो वो बांग्लादेश की अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ भी मुकर्रर हुए और उसके बाद ये है कि 16 फरवरी 1984 में उनका इंतकाल हो गया। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक तो और सवाल भी हैं जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा लेकिन इस वक़्त मैं समझता हूँ कि वीडियो लंबी हो गई है। आपसे अगेन ये कहूँगा कि इफ यू लाइक माय program, please subscribe it. If you have any comments to make, do make comments. If you have any questions, do ask questions. I'm here to reply to you. मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़ and look after yourself.